सो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियोस। मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है और आज मैं आपके साथ एवरेज मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस की तीसरी वीडियो लूँगा। सो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्षित द्विवेदी। आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियोस। आज की वीडियो में मैं मिक्सचर्स, एलिगेशंस और एवरेजेस की थर्ड वीडियो लूँगा। और पिछली बार में मैंने आपको एलिगेशंस के बेसिक बताए थे, वेटेड एवरेज से उससे कनेक्ट किया था और बताया था कि किस तरीके से इसके सवालों को सॉल्व करना है। बहुत बेसिक सवाल लिए थे मैंने। और आज ये जो एलिगेशंस का कंसेप्ट है, इसको परसेंटेजेस के सवालों में और मिक्सचर्स के सवालों में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, आज हम ये देखेंगे। ठीक है, यानी कि एलिगेशंस आप केवल वेटेड एवरेजेस के जो सवाल होते हैं कि एक क्लास में इतना, एक क्लास में इतना, वहां तो आप उनको यूज करना ही है। लेकिन जो मिक्सचर्स एंड सॉल्यूशंस के सवाल होते हैं, वहां पे अभी आपका एलिगेशन का कंसेप्ट यूज होता है। कैसे होता है इसको हम समझेंगे, क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा एलिगेशंस के बारे में ही। अभी तक हम लोग एलिगेशंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एलिगेशंस को किस फॉर्म में पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने एलिगेशंस को कुछ इस फॉर्म में पढ़ा है यार, कि मैंने आपको बताया कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं और उन पांचों का ये वेट है, ठीक है। और या फिर दो, बेसिकली अभी तक जो 5 में तो नहीं हमने डिस्कस किया है, 2 केसेस में कि एक क्लास में N1 बच्चे हैं, एक क्लास में N2 बच्चे हैं, उनकी एवरेजेस एजेस A1 A2 है। तो एलिगेशन के बेसिस पे आपने एक क्लास का एवरेज इधर लिखा, दूसरे का एवरेज इधर लिखा, बीच में वेटेड एवरेज लिखा, फिर डिफरेंस लिया, फिर उसको रेशियो फॉर्म में लिया। तो यहाँ पे जो हम एवरेज के लिए क्वांटिटी लिख रहे थे वो एब्सोल्यूट थी, हमारे पास पता था ये एग्जैक्टली है। कभी कभी क्या होता है कि वो जो क्वांटिटी होती है जो हम A1 A2 और AW बीच में लिख रहे थे, वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता होती। तो जब हमको वो क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं पता होती है तो क्या होता है, किसी और फॉर्म में पता होती है, जैसे परसेंटेज के फॉर्म में पता होगी या फिर फ्रैक्शन के फॉर्म में पता होगी। तो फिर हम उसको उस वाले केस में भी उस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई मिक्सचर है, ठीक है, मिक्सचर है मिल्क इज टू वाटर का। तब उसमें 1:1 का मिक्सचर है, कोई दूसरा मिक्सचर है वो 2:1 का मिक्सचर है, दोनों को मिला दिया। तो दोनों के मिलाने के बाद क्या बना, तो वो वहां पे रेशियो है। अब उसने बताया कि एक मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर 1:1 के रेशियो में, दूसरे मिक्सचर में मिल्क इज टू वाटर 2:1 के रेशियो में, ठीक है। दोनों को मिला दिया। तो अब क्या है कि उसने जो सॉल्यूशन मिला रहे हैं उसमें रेशियो तो बता रखा है, पर उन सॉल्यूशन की एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बताई है। तो उस केस में भी एलिगेशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जाता है वो आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, till now I have told you the application of allegations in normal type of questions where we know the exact values of those numbers on which we have to apply allegations. For example, A1 weight, when we take it 2 classes, N1 and N2 students, A1 and A2 was the average weight, so we know the exact average weight. But when there are such quantities which are not exact, like proportion, like ratios, like percentages, then how to apply allegation, that I am going to teach you today. For teaching that, first I am going to take up some questions. उन questions के basis पे ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। So on the basis of these questions I am going to teach application of allegations in mixtures and solutions. और ध्यान से देखिएगा इन क्वेश्चंस को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चंस किसी भी तरीके से कम इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली मैं क्वेश्चन नहीं, आपको कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ। मैंने शीट में लगभग केवल 12 या 13 ही क्वेश्चन लिए हैं और हर क्वेश्चन में एक कंसेप्ट है। तो अगर आप नहीं देखेंगे तो ये आप ही का घाटा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ अलॉयज ऑफ आयरन एंड लेड, यानी आयरन एंड लेड के अलॉय हैं और 2 तरीके के हैं। पहले अलॉय में 93.33% आयरन है और बाकी लेड है। दूसरे अलॉय में 86.66% आयरन है और बाकी लेड है, ठीक है। तो पहले अलॉय का कितना वेट दूसरे अलॉय के कुछ वेट से मिलाया जाए कि हमें एक 50 kg का टोटल मास मिले जिसमें आयरन 90% हो, ठीक है। तो काम करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 पहले मैं बता रहा हूं, 1 नहीं बता रहा हूं। 2 क्यों? क्योंकि मैं परसेंटेज बताऊंगा, फिर उससे आपका उसको एक्सटेंड करके मैं फिर रेशियो समझाऊंगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं हम, ठीक है। जो फर्स्ट अलॉय था, ठीक है, उसमें आयरन कितना था? 93.33%। अब आयरन 93.33% है, रिमेनिंग लेड है। लेड कितना हो जाएगा? 6.66%। आपको समझना यह है यार कि जब भी परसेंटेजेस वैल्यूज में हम लोग एलिगेशन लगाएंगे, हमेशा याद रखिएगा कि यहां पे लिखा है 93.33%, ठीक है, आयरन। तो पहले अलॉय में आयरन कितना है? 93.33% है ये। दूसरे अलॉय में आयरन कितना है? 86.66%, ठीक है। और फाइनली जब दोनों को मिला दिया, किस रेशियो में मिला है ये नहीं पता है, तो यही हमको निकालना है। तो फाइनली हमें आयरन कितना मिला? 90%। कुछ ये सीन दे रखा है, ठीक है। यानी कि पहला जो मिक्सचर था
या एलॉय था उसमें 93.33% आयरन था, ठीक है। दूसरा जो एलॉय था उसमें 86.66% आयरन था, और जब इन दोनों को मिला दिया तो फाइनल जो एलॉय बना उसमें 90% आयरन है, और इस 90% आयरन वाला जो एलॉय है उसका टोटल वेट कितना है, 50 kg। अब आपको समझना होगा कि जब इस तरीके के एलॉयज में हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे जिसका परसेंटेज लिखा है यहाँ पे भी उसी का परसेंटेज लिखा जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा था 93.33%, ये आयरन का परसेंटेज था एलॉय 1 में, तो यहाँ पे 86.66 ही लिखा जाएगा क्योंकि ये आयरन का परसेंटेज है एलॉय 2 में, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने यहाँ आयरन का लिख दिया और यहाँ लेड का लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ आयरन का लिख रहे हैं तो यहाँ भी आयरन का लिखेंगे, तो जो यहाँ पे निकलेगा एवरेज वो भी आयरन का होगा। अगर आप यहाँ लेड का लिखते तो यहाँ पे भी लेड का लिखते और यहाँ पे भी लेड का लिखते, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आया। प्लस ये जो 93.33% है, इसको अगर आप परसेंटेज को फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 93.33 अपॉन 100, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 86.66 अपॉन 100, ये क्या हो जाएगा 90 अपॉन 100। तो परसेंटेज क्या डिनोट कर रहा है, परसेंटेज ये डिनोट कर रहा है कि बेस में जो क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी है। परसेंटेज का मतलब ही क्या होता है कि हम टोटल क्वांटिटी को 100 मान रहे हैं, यानी कि हमने यहाँ पे परसेंटेज लिख के इनकी बेस क्वांटिटी को टोटल क्वांटिटी माना, यानी कि इनको टोटल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में लिखा है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यही होता है। ये मैं बार बार आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आपको रेशियोज में काम आएगा जब रेशियो में एलिगेशन लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस सवाल को देखते हैं। छोटे से बड़ा तो आपने एक एरो खींचा, छोटे से बड़ा आपने एक एरो खींचा, ठीक है। इस वीडियो को समझने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो बहुत ध्यान से देखनी पड़ेगी। तो ये बड़ा है तो 90 माइनस 86.66 कितना हो जाएगा, 3.33, ठीक है। 93.33 माइनस 90 कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3.33, ये कितना हो जाएगा 1:1, ठीक है। What weight of the first alloy should be mixed with the sum weight of the second alloy so as to make a mass containing 90% of iron। अच्छा, इसका कुछ वेट मिलाया, इसका कुछ वेट मिलाया, जो भी वेट मिलाया, ठीक है, वो कैसे रेशियो में आया, निकल गया 1:1। यानी कि अगर 1 था इसका वेट पहले वाला एलॉय का, तो दूसरे एलॉय का भी वेट 1 ही होगा, क्योंकि एलिगेशन से जब हमने माइनस किया तो हमें मिला रेशियो 1:1, और ये 1:1 क्या होता है रेशियो, इनकी क्वांटिटीज का रेशियो होता है। तो हमें पता है कि फाइनली मिलाने के बाद जो मास मिला है वो कितने केजी का है, वो 50 केजी का है, और ये 50 केजी का मास इस मास को और इस मिलास को मिला के बना है। तो अगर ये मास और ये मास बराबर है तो दोनों मिला के 50 हो रहा है, तो ये भी 25 केजी हो जाएगा और ये भी 25 केजी हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 25 केजी, क्योंकि उसने हमसे पूछा क्या है निकालने को, फर्स्ट एलॉय का वेट, यानी व्हाट वेट ऑफ फर्स्ट एलॉय। तो पूछा क्या है, फर्स्ट एलॉय का वेट, फर्स्ट एलॉय का वेट कितना है, 25 केजी। ओके फ्रेंड्स, सो friends, what I have told in this thing, that in this thing, you know, the percentage of iron in the first alloy and the percentage of iron in the second alloy has been given, and the final percentage of iron formed by mixing the two alloys has been given. So the percentage of iron in the first alloy is given as 93.33, so I write it down here. Second alloy percentage of iron is given as 86.66, so wrote it down here. And finally the average percentage comes out to be 90%, so wrote it in the middle. Now obviously, if here I am writing the percentage of iron, then here also I will write the percentage of iron, and the final quantity that I am getting here in percentages is the percentage of iron. That means, what does this percentage is implying? Percentage is implying that we are comparing these quantities of iron with respect to the total quantity, that is 100. Okay, so you can also write this as 93.33 upon 100, or 86.66 upon 100, or 90 upon 100. And if this becomes the case, then obviously smaller to bigger, an arrow will be drawn. So 90 minus 86.66 becomes 3.33, 93.33 minus 90 becomes 3.33, and the ratio of the quantities of the two mixtures comes in the ratio of 1:1. And I have seen that after mixing the two alloys, I got the total weight, final weight is 50 kg, and this 50 kg has been found by mixing equal weights of first and second alloy. So obviously the first and second alloy each will be of 25 kg. My answer becomes 25 kg because he has asked me how much weight of first alloy must be added. So 25 kg of first alloy must be added. I hope इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, मुश्किल तो है, लेकिन समझने के लिए आपको थोड़ा तो दिमाग खपाना पड़ेगा पहले। अगर आप एलिगेशन समझ गए हैं तो ये भी चीज भी आपको समझ में आएगी। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि टू वेसल्स कंटेन स्पिरिट एंड वाटर मिक्स्ड रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 1:3 and 3:5. Find the ratio in which these are to be mixed to get a new mixture in which the ratio of the spirit is 1:2. भाई स्पिरिट इज टू वाटर है, ठीक है,
एक में उसका रेशियो दे रखा है 1:3, एक में उसका रेशियो दे रखा है 3:5, ठीक है। और मिलने के बाद जो नया मिक्सचर बना, ठीक है, उसमें उसका रेशियो दे रखा है 1:2। तो हमने इन दोनों को किस क्वांटिटी में या किस रेशियो में मिलाया कि हमको फाइनल मिक्स रेशियो कुछ ऐसा मिला। तो अब यहां एक चीज कर सकते हो आप, या तो आप 1:3 में और ये 3:5 1:2 में स्पिरिट का वो ले लो, या फिर आप वाटर का वो ले लो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, या तो आप स्पिरिट का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ले लो या वाटर का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट ले लो। अब इसको मैं एक तरीके से और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये जो सवाल है मैंने आपको सेकंड बताया, क्यों? क्योंकि इसको बताना है। यहाँ पे 93.33 है, ये किसका था? आयरन का। तो अगर हम लेड का लिखते तो कितना हो जाता? 6.66, ठीक है। ये 86.66 किसका था? एलॉय 2 में आयरन का। तो लेड कितना था? 13.33। 100 में से माइनस कर दीजिए क्योंकि टोटल परसेंटेज तो 100 है और केवल आयरन और लेड ही है। यहाँ पे 90% फाइनली आयरन बन रहा था, तो बचा कितना होगा? 10% वो लेड होगा। अगर इस हिसाब से भी आप रेशियो निकालें तो छोटे से बड़ा तो 13.33 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 3.33। और 10 माइनस 6.66 क्या हो जाएगा? 3.33। यहां से भी आपको रेशियो क्या मिलेगा? 1:1, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे आयरन ही लेके चलना था, अगर आप लेड भी लेके चलते तो भी आपको रेशियो 1:1 मिलता है, यानी तब भी आपको पता चल जाता कि ये 25 और ये 25। कहने का मतलब है जिस मिक्सचर की भी बात हो रही है उसमें चाहे कोई भी क्वांटिटी आप ले लीजिए, अगर आयरन ले रहे हैं तो हर जगह आयरन लिखिए, अगर लेड ले रहे हैं तो हर जगह लेड लिखिए, और उससे जो भी क्वांटिटी का रेशियो निकल आएगा वो उस पूरे अलॉय का या उस पूरे मिक्सचर का परसेंटेज निकल के आएगा। यानी कि यहाँ पे 1:1 जो निकल के आया है वो केवल लेड का रेशियो नहीं है, वो पूरे कह रहे हैं पूरे मिक्सचर का वो वेट है, पूरे मिक्सचर की जो क्वांटिटी है वो है वो। यानी कि एलॉय 1 एलॉय 2 तो 1:1 जो रेशियो आया है ये पूरे मिक्सचर का रेशियो है, पूरे मिक्सचर के वेट का रेशियो है, ये केवल लेड का रेशियो नहीं है। तो चाहे आप लेड इस्तेमाल करें चाहे आप आयरन इस्तेमाल करें, जो फाइनल रेशियो निकलेगा वो पूरी क्वांटिटी का रेशियो होगा, ठीक है। अब आते हैं कि ये मैंने क्यों बताया 1:3 है। अगर मैं बोलूं कि इसमें स्पिरिट का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा पहले वाले में, तो आप क्या बोलोगे? 1/4। वाटर का क्या होगा तो आप क्या बोलोगे? 3/4, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए स्पिरिट का दूसरे वाले में कितना वो है तो 3/8। वाटर कितना है? 5/8। क्या कर रहा हूं? 1/1+3 या 3/1+3 स्पिरिट और वाटर का पहले वाले में, दूसरे वाले में 3/3+5 और वाटर के लिए 5/5+3 तो 5/8 हो गया। और फाइनल जो बना उसमें स्पिरिट कितना हो जाएगा? 1/1+2 यानी 3, और वाटर कितना हो जाएगा? 2/3 यानी 2/1+2 तो 3 लिख दिया। पूछा क्या उसने मुझसे? फाइंड द रेशियो इन व्हिच दीज आर टू बी मिक्स्ड टू गेट अ न्यू मिक्सचर व्हिच इज इन द रेशियो ऑफ स्पिरिट टू वाटर 1:3। इन दोनों में किस रेशियो में मैं इन दोनों को जोड़ूं कि फाइनल जो मुझे मिले वो 1:2 की रेशियो मिले। तो अब यहाँ पे जब भी इस तरीके के मिक्सचर्स के सवाल आपके पास होंगे, या तो आप स्पिरिट के फ्रैक्शन इक्विवेलेंट को लेके चलोगे और सॉल्व करोगे, या फिर आप वाटर के इक्विवेलेंट को लेके चलोगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। या तो आप स्पिरिट के रेशियो के इसमें आपका निकालने को क्या कहा गया है, हाँ पहले वाले किस रेशियो में लाए जाए, तो या तो आप स्पिरिट के इक्विवेलेंट को ले लो या वाटर के इक्विवेलेंट को ले लो। तो पहले मैं क्या करता हूं, मैं स्पिरिट के इक्विवेलेंट को लेता हूं। तो अगर स्पिरिट के इक्विवेलेंट को लेते हो तो क्या है? 1/4, ठीक है, पहले वाले से। तो दूसरे वाले से स्पिरिट का इक्विवेलेंट कितना है? 3/8, ठीक है। और इससे फाइनली जो बन रहा है मिक्सचर 1:2 में, उसमें स्पिरिट का इक्विवेलेंट क्या है? 1/3, ठीक है। ये 25% है, ये 33.33% है, ये 37.5% है। तो एरो कैसे खींचेगा? छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब एक काम करो, ठीक है, सबके डिनोमिनेटर्स को बराबर कर दो। क्यों? क्योंकि मुझे सब्सट्रैक्शन करने में आसानी होगी। तो एक काम करो, 3/8 को ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9/24। इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 6/24। इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करो हो जाएगा तो 8/24। तो 9/24 माइनस 8/24 कितना दे देगा? 1/24। 8/24 माइनस 6/24 कितना दे देगा? 2/24। और रेशियो कितना बन जाएगा? 1:2। यानी कि मुझे स्पिरिट इज टू वाटर का रेशियो जो 1:2 मिल रहा है फाइनल में, तो उसको बनाने के लिए इन दोनों क्वांटिटीज को मुझे 1:2 के रेशियो में मिलाना होगा। तो यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1:2। सिमिलरली अगर मैं वाटर मान के सॉल्व करता तो क्या होता? तो वाटर का जो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है पहले वाले में वो कितना है? 3/4 लिख देता हूं।
वाटर का दूसरा सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन इक्विवेलेंट 5/8 लिख दिया। फाइनली कितना है 2/3। ठीक है, अब वही चीज ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसे तो कितना हो जाएगा 15/24। यहाँ कर दो ऊपर नीचे 6 से तो 18/24, यहाँ ऊपर नीचे कर दो 8 से 16/24। तो वही है छोटे से बड़ा 16/24 माइनस 15/24 दे देगा 1/24, 18/24 माइनस 16/24 दे देगा 2/24, और यहाँ से मुझे रेशियो क्या मिला 1:2। तो दोनों जगह से मुझे रेशियो क्या मिल रहा है 1:2। So friends, what I have done here, you need to understand that the spirit is to water ratio, two mixtures have been given in which in the first one the spirit to water ratio is 1:3, and in the second the spirit is to water ratio is 3:5. And finally when I mix them, I get the spirit into water ratio, spirit is to water ratio 1:2. So in what proportion I should mix mixture number 1 and mixture number 2, this is a question. Now, in order to solve this question, first I have found out the fraction proportion of spirit and water in all of these mixtures. So in the first mixture 1:3 is the ratio of spirit is to water. So the fraction equivalent of spirit will be 1/4, 1/1 plus 3. Similarly, fraction equivalent of water in the first solution will be 3/1 plus 3, that is 3/4. Similarly, in the second solution, the fraction equivalent of spirit will be 3/3 plus 5, that is 3/8, and the fraction equivalent of water will be 5/3 plus 5, that is 5/8. Okay, and finally which I have got, in that I have to get 1:2. So in the final one, spirit will be 1/1 plus 2, that is 1/3, and water will be 2/1 plus 3, that is 2/3. Okay, now whenever we are going to do alligation in this case, I will take either for spirit or for water. So if I am taking for spirit, the fraction equivalent of spirit in the first mixture is 1/4. So I wrote here 1/4. Fraction equivalent of spirit in second mixture is 3/8, so I wrote 3/8. And finally, spirit in the final ratio comes as 1/3, so in the middle I wrote 1/3. 1/4 is 25%, 1/3 is 33.33%, 3/8 is 37.5%. How I am telling all these things, I have already told you. Now, in order to make this question easy, this solution easy, I am going to make the denominators of all of them equal. So what I am going to do, take LCM of 4, 8 and 3. It will come out as 24. Okay, now in order to make 3/8 denominator is 24, multiply the numerator and denominator by 3. So it will become 3 into 3 9 and 8 into 3 24. No change on the overall ratio. Similarly 1/24, in order to make the base as 24, denominator is 24, multiply numerator and denominator by 6, so it will become 6/24. And similarly 1/3, in order to make the denominator as 24, multiply the numerator and denominator by 8, so it will become 8/24. So 6/24, 8/24, 9/24. Draw the arrow from smaller quantity to larger quantity. So this 9/24 minus 8/24 will come out as 1/24, and this 8/24 minus 6/24 will come out as 2/24. So the ratios will become 1:2. That is, these two solutions will be mixed in the ratio of 1:2. Similarly, this I solved by taking spirit as my base. If I take water as my base, so water proportion in the first is 3/4. I wrote here 3/4. Water proportion in the second mixture is 5/8, so I wrote here 5/8. And in the final mixture that I have to wait 1:2. The water will be 2/3 fraction equivalent, so I wrote in the middle 2/3. Again, denominator equal, I will take LCM, it is 24. So in order to make 5/8, denominator is 24, multiply the numerator and denominator by 3, so it will become 15/24. Similarly here 3/4, in order to make the denominator is 24, multiply the numerator and denominator by 6, it will become 18/24. And similarly finally 2/3, this 2/3 denominator has to be made 24, so multiply the numerator and denominator by 8, so it will become 16/24. So obviously 15/24 to 16/24 to 18/24, smaller to larger. So this 16/24 minus 15/24 will give 1/24, and 18/24 minus 16/24 will give 2/24. So 1/24 is to 2/24 gives me the ratio as 1:2. Okay friends, so this is solution of question number 1. यहाँ पे मैं आपको डिटेल में इसके बता रहा हूँ ताकि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। Two containers of equal capacity are full of a mixture of oil and water. In the first, the ratio of oil to water is 4:7. ठीक है, पहले में 4:7 है ऑयल वाटर का रेशियो, और सेकंड में है 7:11. 7:11 आप समझ सकते हैं अलग है, ये अलग है. ठीक है. Now both the mixtures are mixed in a bigger container. What is the resulting ratio of oil to water? अब यार यहाँ पे क्या है कि जब भी आपके सामने इस तरीके के क्वेश्चन आए, आप हर जगह आंख बंद करके एलिगेशन मत लगाइएगा. इस तरीके के क्वेश्चंस में कहीं कहीं तो एलिगेशन आपकी बहुत मदद करेगा, और कहीं कहीं एलिगेशन आपके सवाल को कॉम्प्लेक्स कर देगा, तो वहां आपको एलिगेशन नहीं इस्तेमाल करना है. जैसे ये सवाल बड़ा आसान है, एक में ऑयल टू वाटर 4:7 के रेशियो में,
एक मिक्सचर में ऑयल टू वाटर 7:11 रेशियो में, और बता रखा है इसकी क्वांटिटी और इस मिक्सचर की क्वांटिटी सेम है, क्योंकि इक्वल कैपेसिटी कंटेनर्स है, टैंक्स है, वेसल है, जो भी है, ठीक है, दोनों की क्वांटिटी इक्वल है। यानी ये जब इससे मिलेगा तो इक्वल क्वांटिटी में मिलेगा, यानी अगर ये x लीटर्स होगा तो वो भी x लीटर्स होगा। तो अब या तो ऑयल के लिए चेक कर लीजिए, वाटर के लिए चेक कर लीजिए। मैं ऑयल से शुरू कर देता हूँ, वाटर से भी कर सकते हैं, मैं ऑयल से कर देता हूँ, किसी से भी कर लो यार। तो ऑयल का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट यहाँ क्या हो जाएगा, 4/4 + 7, 4/11। यहाँ क्या हो जाएगा, 7/7 + 11, 7/18, ठीक है। तो ऑयल का प्रोपोर्शन यहाँ कितना हो गया, 4/11, यहाँ कितना हो गया, 7/18, दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, 4/11 + 7/18, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑयल का प्रोपोर्शन पहले में और दूसरे का सम, ठीक है। लेकिन मुझे ये पता है कि यार इस मिक्सचर की क्वांटिटी और इस मिक्सचर की क्वांटिटी सेम है, ठीक है। तो क्वांटिटी सेम है तो आप सीधे सीधे इनका एवरेज निकाल देंगे, सीधे सीधे इनका एवरेज निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 11/18 का एलसीएम ले लीजिए, 198, 18 × 4 होता है 72 + 77, और नीचे का 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 149/2 × 16। तो ये 149/396 क्या आ गया, ये आ गया ऑयल अपॉन ऑयल प्लस वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। ये आ गया ऑयल अपॉन ऑयल प्लस वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। हमें निकालना क्या है, हमसे उसने पूछा है व्हाट इज द रिजल्टिंग रेशियो ऑफ ऑयल टू वाटर। तो रिजल्टिंग रेशियो ऑफ ऑयल टू वाटर क्या हो जाएगा, इसको आप कैसे निकालोगे, ये ऑयल अपॉन ऑयल प्लस वाटर 149/396, तो ऑयल इज टू वाटर हो जाएगा 149/396 - 149, ये हो जाएगा 149:2। 16 में से 9 गया 7, 8 में से 4 गया 4, और 3 में से 1 गया 2, 149:247, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब कुछ लोग इस बात में कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 4/11 को आपने जोड़ा, 7/18 को आपने जोड़ा, और आपने इसको 2 से क्यों डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आप जोड़ेंगे, ठीक है। तो अब ऑब्वियस ही बात है, इसको 2 से मैंने इसलिए डिवाइड किया है कि अब मान लो कि आप उस पूरे मिक्सचर की क्वांटिटी को ही कुछ एक आर्बिट्री वैल्यू मान लो, ठीक है। मान लीजिए 11 और 18 198 लीटर्स मान लिया, ये भी 198 लीटर्स है, ये भी 198 लीटर्स। तो आप एक काम कर सकते हो, यहाँ से ऑयल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, एक काम कर सकते हो यहाँ से ऑयल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो वो जो ऑयल होगा वो आउट ऑफ 198 × 2 लीटर्स होगा। तो उसको नलीफाई करने के लिए वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई वाले इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए यहाँ पे भी मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, व्हाट आई हैव डन, ऑयल टू वाटर 4:7, ऑयल टू वाटर 7:11, proportion in the first, proportion in the second, added them and divided by 2. Why? I have taken the average. Why? Because the capacity of both the tanks are equal. I got the answer as 149/396. This is oil upon oil plus water. In order to find out the ratio of oils to water, I will do 149/396 minus 149. That is oil plus water minus oil, which becomes 149/247. That is in the final mixture. The ratio of oils to water is 149/247. You can either do it by some way, other way, taking the LCM of 11 and 18 and assuming that each tank has a capacity of 198 liters. You can find out the amount of liters of oil from here, then from here add them, divided by 2. Why divided by 2? Because that amount of oil will be out of 198 into 2, that is 396 liters. So you have to nullify that effect by dividing it by 2, and that is why here I am dividing it by 2. Here directly I have divided by 2. Why? Because both the तो फ्रेंड्स, हमने 3 क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए हैं। अब हम आते हैं चौथे क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, अ मैन बाइज मिल्क एट द रेट ऑफ 8.5 रुपीज पर लीटर एंड डाइल्यूट्स इट विद वाटर. He sells the mixture at the same rate and thus gains 11.11%. Find the amount of water mixed by him in every liter of milk. अब आपको यहाँ पे ये समझना होगा यार कि 8.5 रुपये पर लीटर पे वो खरीद रहा है और वो इस बात को प्रोफेस कर रहा है कि वो इस चीज़ को 8.5 लीटर पे ही बेच रहा है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट आ गया और दूसरा आपका यहाँ पे मिक्सचर का कंसेप्ट तो आ ही रहा है। समझना आपको क्या है कि उसे 11.11% का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो वो पर लीटर जितना भी चीटिंग करके ज़्यादा बेचेगा, ठीक है, उतना पैसा वो ज़्यादा लेगा। तो मान लो वो 1000 लीटर का 1000 ml का, ठीक है, 1 लीटर को मैं 1000 ml बोल रहा हूँ, 1000 ml का मान लो वो 8.5 रुपये ले रहा है। अगर उसे 11.11% का फायदा होना है, ठीक है, तो 1000 ml देने पर ही 1000 ml देने पे ही उसे 11.11% का फायदा होना है, ठीक है। यानी कि उसे पैसे कितने मिल जाएंगे, उसे पैसे मिल जाएंगे उतने लीटर के जितना हो जाएगा अगर आप 1000 ml को 11.11% से बढ़ा दो। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मेरा पॉइंट ये है
कि फिर से बता रहा हूँ 1000 ml की 8.5 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, और वो बाद में कह रहा है कि वो 1000 ml की 850 रुपये पे ही 8.5 रुपये पे ही बेच रहा है, लेकिन ऑब्वियस ही बात है वो थोड़ा ज़्यादा का बेच रहा होगा, ठीक है। किस हिसाब से बेच रहा होगा भाई, वो पानी मिला के बेच रहा होगा। तो पानी उसने कितना मिलाया, ठीक है, तो पानी उसने उतना मिलाया होगा कि अगर 1000 ml 8.5 रुपये का है, ठीक है, अब उस 1000 ml पे मान लो उसने 11.11% बढ़ा दिया, तो जो दाम लग रहे होंगे वो भी 11.11% बढ़ रहे होंगे, ठीक है, तभी तो उसको प्रॉफिट इतना बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी लागत तो 1000 ml की ही है, लेकिन उसे पैसा कितना मिल रहा है, 1000 ml का भी अगर आप 11.11% बढ़ा दो तो उतना पैसा ज्यादा मिल रहा है। यानी कि अगर वो 1000 ml उसकी लागत हो रही है तो वो बेच कितने का रहा होगा, वो बेच रहा होगा 1001 प्लस 11.11 अपॉन 100 का। क्यों? क्योंकि इस 1000 ml तो उसकी लागत थी, ये तो था उसमें उसने थोड़ा पानी और मिला दिया। कितना पानी और मिला दिया? 1000 ml का 11.11%। तो अगर उसने उतना पानी मिला दिया तो उतने पैसे भी बढ़ गए, यानी 8.5 रुपये भी आपका 11.11% से बढ़ गया। तो अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि जो 8.5 रुपये पर लीटर दे रहा था इसकी तो जरूरत ही नहीं है। आंसर सीधे सीधे इस बात से निकल गया कि आपको पता करना है कि इस 1000 ml का 11.11% क्या होगा, और 11.11% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में बता चुका हूं आपको 1/9 होता है। यानी आपको निकालना है कि 1000 का 1/9 कितना होगा, ये निकल के आ जाएगा 111.11 मिलीलीटर्स, यानी 0.111 लीटर्स। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा कि वो 1 लीटर में 0.111 लीटर्स पानी मिला रहा है। Friends, what is happening here? It has been told that a milkman professes he is buying the milk at 8.5 rupees per liter, and he is also professing that he is selling the milk at 8.5 rupees per liter, but he is making a profit of 11.11% because he is diluting the milk with water. So how is he doing that? Obviously, for 1000 ml he has paid 8.5 rupees. So if he is actually mixing, selling 1000 ml of milk, but he is diluting some water in that 1000 ml of milk. Okay, so if he is diluting some water in that 1000 ml of milk, because of that water he is getting 11.11% rupees more. So here I don't need to find out 11.11% of 8.5 rupees because that is not of my use. 8.5 is the quantity that I don't need to solve this question. What I have to do, I have to solve out what is 11.11% of 1000 ml, because it has asked me how much water he is mixing with milk, because his own cost price is for 1000 ml, but he is selling 11.11% more milk in the form of water. So obviously he will be getting money for that 11.11% water also. So the fraction equivalent of 11.11% is 1/9. I have to just multiply this 1000 by 1/9, and I get the answer as 111.11 ml or 0.111 liters. That is, in 1 liter of milk he is diluting 0.111 liters of water. This becomes my answer. Question number 5. ये कह रहा है कि in what ratio should water be mixed with soda costing 12 rupees liter so as to make a profit of 25% by selling the diluted liquid at 13.75 rupees per liter. यार 12 रुपए पर लीटर का सोडा वो खरीद रहा है, ठीक है, उसके बाद वो उस सोडा को 25% के फायदे पे बेचेगा, उस डाइलेटेड लिक्विड को, ठीक है, और 25% के फायदे पे बेचने की वजह से वो डाइलेटेड लिक्विड जो सेल हो रहा है वो 13.75 लीटर का हो रहा है। तो मान लीजिए कि उस डाइलेटेड लिक्विड की कॉस्ट प्राइस थी C, इस पे उसको फायदा हो रहा है 25% का, यानी 5/4 का। 25% का फायदा यानी आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1.25, और 1.25 को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बन जाएगा 5/4, और ये किसके बराबर है 13.75 के। तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, सॉरी इट विल बी 13.75 इंटू 4/5, मल्टीप्लाई करिए 13 इंटू 4 होता है 52, और 0.75 इंटू 4 होगा 3, तो 52 और 3 कितना हो जाएगा 55/5, 11 रुपीज। यानी उस डाइल्यूटेड लिक्विड पर केजी की कॉस्ट हो जाएगी आपकी 11 रुपए। वो जो डाइल्यूटेड लिक्विड निकल के आएगा पर लीटर, सॉरी पर केजी नहीं पर लीटर, वो जो डाइल्यूटेड लिक्विड निकल के आएगा उसकी पर लीटर की कॉस्ट होगी 11 रुपए। लेकिन वो तो सोडा खरीदी 12 रुपए पर लीटर का रहा है, लेकिन खरीदने के बाद उसने उसमें कुछ मिलावट भी की है, ठीक है, उसने कुछ, और उस मिलावट की वजह से अब
पर लीटर में जो बेसिकली आपका जो सोडा था, ठीक है, वो कितना रह जाएगा कि सिर्फ 11 प्रोपोर्शन में रह जाएगा। यानी कि अगर 1 लीटर है, ठीक है, उसमें थोड़ा पानी पड़ा होगा, थोड़ा सोडा पड़ा होगा, क्योंकि पहले तो सोडा ही 12 रुपए का आ रहा है, लेकिन उस पानी को मिलाने के बाद उस सोडे की पर लीटर की कीमत कितनी हो गई है? 11 हो गई है। तो अगर उस सोडे की पर लीटर की कीमत हो गई 11, जो पहले 12 थी, तो उसने एक प्रपोर्शन क्या किया है? पानी मिला दिया है। एक प्रपोर्शन उसने पानी मिला दिया है। तो अब पानी इस टू सोडा का रेशियो कितना हो जाएगा? 1:11। फिर से सोचिए ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पहले 12 रुपए 1 लीटर सोडा मिल रहा था, ठीक है, अब 13.75 का पे प्रॉफिट हटा दिया, तब हमको पता चला कि भाई 1 लीटर सोडा की कॉस्ट तो उसे 11 रुपए पड़ रही है, लेकिन जब वो खरीद 12 कर रहा है तो कॉस्ट प्राइस उसकी इतनी है, और जब वो उसको बेचने के लिए तैयार कर रहा है तो तब जो उसकी लागत हो रही है वो हो रही है 11 रुपए पर लीटर की। यानी कि वो जो पूरा लीटर 11 रुपए का जो वो बेचेगा, ठीक है, उसमें पूरा पूरा सोडा नहीं है, उसमें थोड़ा सोडा के साथ पानी भी है। तो वो पानी कितना है उसको निकालने के लिए आपको किसी तरीके से उसको तोड़ने की जरूरत नहीं, आपको बस इतना समझना है कि पहले था 12 रुपए का पूरा पूरा सोडा, अब पूरा पूरा उतना ही सोडा हो गया 11 रुपए का। यानी कि उस 12 रुपए का 11 रुपए का सोडा हो गया। पानी तो फ्री का ही है, तो वो 11 और 12 के बीच में जो एक डिफरेंस है वो एक प्रोपोर्शन आ गया पानी का, ठीक है। तो इसलिए पानी इस टू वाटर का प्रोपोर्शन हो गया, सॉरी, पानी इस टू सोडे का प्रोपोर्शन हो गया 1:11। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि पूछा उसने क्या क्वेश्चन में? उसने पूछ रखा है इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा। तो वाटर सोडा किसी रेशियो में लाना है? 1:11 के रेशियो में। मैं यहाँ पे आपको यही शॉर्टकट बता रहा हूँ, यही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है। मैं फिर से बताता हूँ, you know, someone person, which person he is this, no name is given, okay. The soda is being sold, finely diluted soda is being sold at a rate of 13.75 rupees at a, you know, profit of 25%. So I get the cost price as in SC I resumed it, and multiplying perfect factor will be 1.25. That 1.25 is raised to 5/4, and that is equals to 13.75. So the cost price will come out as 13.75 into 4/5, that is 11. So now the soda while selling is costing me rupees 11. But while he was purchasing this, it costed rupees 12. So 1 rupee less is there. Why that 1 rupee less is there? Because he has added water to it. Okay. So in that 12, now the soda cost has come down to 11, and 1 rupee of water has been added. Obviously the water is free for me, so thereby it is going to make me profit in the long run. So obviously water now becomes 1 proportion and soda becomes 7 proportion. So the final answer becomes 1:11. आई नो दिस इज वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे पता है ये समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल है, बट आप बार बार इस वीडियो को देखोगे, बार बार सोचोगे, तो आपको कभी ना कभी ये चीज जरूर समझ में आएगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक ऐसी चीज है जो आपको आसानी से नहीं समझ में आ सकती, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। What will be the ratio of milk and water in the final solution found by mixing milk and water that are present in 3 vessels of equal capacity in the ratio 5:2, 4:1 and 6:1? सबसे अच्छी बात इस क्वेश्चन की क्या है भैया, सब इक्वल प्रोपोर्शन में, ठीक है। इक्वल प्रोपोर्शन में तो सवाल बहुत आसान हो गया। मिल्क इस टू वाटर है 5:2, 4:1, 6:1। मैं इसको ना लिख के सीधे सीधे मिल्क का प्रोपोर्शन लिखता हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/7 पहले वाले में। दूसरे वाले मिल्क का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 4/5। तीसरे वाले मिल्क का प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 6/7। सिंपल, मिल्क का प्रोपोर्शन हमने सब में निकाल दिया। अब ये मिल्क का प्रोपोर्शन हो गया, इसको जोड़ दो और आप कर दो 3 से डिवाइड। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 35 एलसीएम, 25 7×5 35, 7 28, 30/3, ये हो जाएगा 25 और 28 53 और 30 83, डिवाइड में 35 × 3 105। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर। उसने पूछा क्या है कि आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो मिल्क अपॉन मिल्क प्लस वाटर है 83:105, तो मिल्क इज टू वाटर हो जाएगा 83/105 माइनस 83, तो जाएगा 83/22। योर आंसर विल बी 83/22। फिर आपके दिमाग में बस एक ही सवाल उठेगा, इसमें सवाल आपके दिमाग में उठेगा कि 3 से क्यों डिवाइड किया? तो 3 से इसलिए हमने डिवाइड किया क्योंकि यार मिल्क का पहले में प्रोपोर्शन 7/5 है, दूसरे में 4/5 है, तीसरे में 6/7 है। इन तीनों को जोड़ोगे तो जो प्रोपोर्शन होगा वो तो 3 टाइम्स मैनिपुलेट हो रहा है ना यार।
इसको जोड़ के तो क्वांटिटी 1 के ऊपर पहुंच गई, और 1 के ऊपर प्रोपोर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, हमको प्रोपोर्शन के फॉर्म में आंसर निकालना है। प्रोपोर्शन क्या होता है? पूरी क्वांटिटी का एक छोटा सा फ्रैक्शन। इन तीनों को जोड़ के सीधे आप लिखोगे तो आपको 1 से ज्यादा मिल जाएगा आंसर, जो कि किसी हाल में प्रोपोर्शन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि आप न्यूमरेटर में वो चीज रख रहे हो जो आपको मेजर करनी है, और डिनोमिनेटर में आप टोटल क्वांटिटी रख रहे हो। इन तीनों को जोड़ दोगे तो न्यूमरेटर ही 1 से ज्यादा का हो जाएगा, पूरा पूरा फ्रैक्शन ही 1 से ज्यादा का हो जाएगा, न्यूमरेटर ही डिनोमिनेटर से बढ़ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्रोपोर्शन लिख रहा हूं ना, तो 3 सॉल्यूशंस को मैं जोड़ रहा हूं, 3 बार मिलकर प्रोपोर्शन ले रहा हूं, इन 3 सॉल्यूशंस को जोड़ रहा हूं, और ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशंस, ऑब्वियस सी बात है कि जो सॉल्यूशन है वो इक्वल है, तो इक्वल है तो नीचे नीचे 3 से डिवाइड कर दिया। मान लीजिए कि कहा जाता है क्वेश्चन में कि सॉल्यूशन 4:5:6 की रेशियो में है, यानी वाला पहले वाला सॉल्यूशन 4 है, तो दूसरा वाला सॉल्यूशन 5 है, तो तीसरा वाला सॉल्यूशन 6 है, इस रेशियो में है, तब आप आंसर कैसे निकालते? तो उस केस में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, आप करते 4 × 5/7 प्लस 5 × 4/5 प्लस ऑफ 6 × 6/7, और डिवाइड किससे कर देते? टोटल क्वांटिटी, यानी 4 + 5 + 6। यहां पे क्या है? यहां 1:1:1 है, तो आपने क्या किया? 1 × 5/7 प्लस 1 × 4/5 प्लस 1 × 6/7 अपॉन 1 + 1 + 1, इसलिए सीधे सीधे 3 से डिवाइड कर दिया। अगर इस रेशियो में होता तो आप ऐसे करते, फिलहाल इसमें तो नहीं है, तो ऐसे सीधे काट देता हूं ऐसे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 83/22। So friends, it has been told to me that ratio of milk is to water in 3 solutions. The ratio was given as 5:2, 4:1, and 6:1 respectively. So obviously 5:2 is the ratio of milk is to water. So the proportion of milk will be 5/7. The proportion of milk in the second will be 4/4 + 1, 4/5, and the proportion of milk in the third will be 6/6 + 1, that is 6/7. And obviously I am going to add all 3 of them and divide it by 3. Why divided by 3? Because I am taking the average. Why taking the average? Because the capacity of all 3 of them is equal. So I will divide by 3 to distribute them equally. Now, obviously some of you would be having your mind that why I am not adding them directly and directly adding the answer, because this is proportion. This 5 denotes the quantity of milk and this 7 denotes the total solution of mixture in the first solution. This 4 denotes the quantity of milk and this 5 denotes the total mixture. This 6 denotes the quantity of milk and this 7 denotes the total mixture. When you are going to add all of these, the answer will be greater than 1. That means numerator becomes greater than the denominator, which is not possible in a proportion. And this is 3 mixtures, so I have divided by 3. And I got the answer as 83/105. This is milk upon milk plus water. And I have to find out milk is to water. So what I have done, 83/105 minus 83, I got the answer as 83/22. Suppose in the question, it was being told to me that all the 3 mixtures are not equal, then in the ratio of 4:5:6. Then what would I have done? Then, in that case, 4 × 5/7 plus 5 × 4/5 plus 6 × 6/7 divided by total quantity 4 + 5 + 6. Now here it was 1:1:1 because all the 3 quantities were equal. So 1 × 5/7 plus 1 × 4/5 plus 1 × 6/7 upon 1 + 1 + 1. And I finally got the answer as 83/105, which got down to 83/22. So this becomes my answer. I think the solution is getting more and more clear to you. Question 7. In what proportion must water be mixed with milk so as to gain 20% by selling the mixture at the cost price of the milk, assuming the water to be fluid? इसने पूछा है किस proportion में पानी को मिलाया जाए मिल्क के साथ ताकि हमको 20% का फायदा हो जाए, और हम मिक्सचर को केवल कॉस्ट प्राइस पे ही बेच रहे हैं। हम ये मान लेते हैं कि पानी फ्री है, या मान लो 100 ml मिल्क है, ठीक है, 100 ml मिल्क का दाम मान लो X रुपये है, ठीक है। अब क्या है यार, हमको इस मिल्क को X रुपये का ही बेचना है और तब भी 20% का फायदा लेना है, तो ऑब्वियस बात हमने पानी मिलाया, ठीक है, और जो पानी हम मिलाएंगे उस पानी का भी हम पैसा लेंगे, ठीक है। तो अब क्या है कि हमको 20% का फायदा लेना है, यानी कि अभी मुझे X रुपए मिल रहे थे हर 100 ml के, तो मुझे अब हर 100 ml के कितने मिलने चाहिए? X × 1.20, तभी तो 20% का फायदा होगा। 20% मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया? 1.2 हो गया। तो अगर अभी x मिल रहे तो आप कितने मिलने चाहिए? 20% ज्यादा, यानी 1.2x मिलने चाहिए। लेकिन मिल्क में अभी कितना बेचूंगा? मिल्क तो भाई मैं अभी 100 ml ही बेचूंगा, यानी मैंने मिल्क तो 100 ml ही बेचा, लेकिन मैंने क्या किया, इसमें मैंने 20 ml पानी मिला दिया। तो 20 ml पानी मिलाने की वजह से जो कस्टमर है मेरा, उसको लगेगा कि यार वो तो 120 ml मिल्क खरीद रहा है, तो वो 120 ml मिल्क के पैसे देगा, और 120 ml मिल्क के पैसे कितने होंगे? 1.20x, ठीक है। तो 20% का फायदा भी हो गया, और पानी तो फ्री है, किसी भी हैंडपंप से पूरा निकाल लिया। मेरी लागत क्या थी? केवल 100 ml। तो
मैंने कितना पानी मिलाया, 20 ml पानी मिलाया। उसने क्वेश्चन पूछा क्या है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क। तो 100 ml मिल्क में 20 ml पानी मिलाया जा रहा है, तो किस प्रोपोर्शन में मिलाया जा रहा है? 1:5 के प्रोपोर्शन में। आपका आंसर हो जाएगा 1:5। Friends, what is happening in this question? It is being told to me that the milk has to be sold at the same price in which he is purchased, but a profit of 20% has to be made. So in that case, if I suppose that 100 ml of milk costs rupees X, and when I am selling this milk should also be sold for the same cost price. But if I am going to sell this milk at 100 ml for X, then obviously I will get no profit. I have to get a profit of 20%. So for 100 ml milk which I purchased at X, I have to get 1.20X. On 20% profit, the multiplying factor will be 1.20. So I have to get 1.20X after selling 100 ml of milk. That can be done only if I am going to add some water in it. And obviously the customer who is purchasing the milk for me, he will also pay for the water. So how much water I have to add? 20 ml, because then only it will be 120 ml, and for 120 ml the customer is going to pay me 1.20x rupees, and then I will have a profit of 20%, and my investment is only 100 ml, because water is free of cost. I can take it out from any hand pump. So obviously my investment is only 100 ml. I am getting money for 120 ml, so my profit comes out as 20%. So obviously I am adding 20 ml of water in every 100 ml of milk. So the proportion of water added is 1:5. I hope the solution getting clear to you. So friends, till now I have discussed 7 questions. Now moving on to my 8th question. ठीक है, ये जो 8वां क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी है और इसको आपको थोड़ा ढंग से समझना पड़ेगा, ये इतनी आसानी से आपको समझ में आएगा नहीं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा एक चीज को. A milkman cheated a customer by stealing milk from the bottle and replacing it with the milk of 20% concentration. The bottle at the end had the concentration of milk as 25%. How much percent of the milk bottle had the milkman replaced? Given the original concentration of the milk in the bottle is 50%. क्या बताया उसने कि ओरिजिनल कंसंट्रेशन ऑफ द मिल्क इन द बॉटल इज 50%. यानी सबसे पहले बॉटल में जो मिल्क था उसका कंसंट्रेशन था 50%. ठीक है, सबसे पहले बॉटल में जो मिल्क था उसका कंसंट्रेशन था 50%. अब हुआ क्या कि उसमें उस 50% वाले मिल्क में से उसने थोड़ा मिल्क निकाल लिया. ठीक है, थोड़ा मिल्क उसने निकाल लिया, तो कुछ निकाला होगा. मान लीजिए उसने जब मिल्क उतना निकाल लिया तो उसके बाद जो मिल्क बचा वो है X. ठीक है, पहले बॉटल में 50% कंसेंट्रेशन का मिल्क था, उसमें से उसने कुछ मिल्क निकाल लिया. ठीक है, मिल्क निकाल लिया, तो मिल्क निकालने के बाद जो मिल्क बचा मैं उसे X मान रहा हूं. फिर उसने उसी मिल्क में 20% कंसंट्रेशन का मिल्क को रिप्लेस कर दिया. रिप्लेस मतलब पहले निकाला और उस 50% मिल्क को निकालने के बाद जितना निकाला था उतना उसने 20% का मिल्क डाल दिया. ठीक है, 20% कंसंट्रेशन का. यानी कि मान लो उसने निकाला था Y, तो उसने Y वापस डाला होगा और इस Y का कंसंट्रेशन कितना है? 20%. ठीक है. तो ये दो चीज पता चली आपको. X क्या है? X वो क्वांटिटी है जो 50% मिल्क से जब उसने कुछ क्वांटिटी को निकाल लिया, जितना बचा वो X. ठीक है, क्योंकि वो अभी भी बचा हुआ है, उसी में ये 20% मिलेगा जो कि वो एज अ रिप्लेसमेंट डाल रहा है. तो इसको मैंने मान लिया Y. तो Y कितना है? Y उतना तो है जितना उसने निकाला था. तो उसने निकाला कितना था? Y. और बचा कितना Y निकालने के बाद? X. तो यानी पहले टोटल क्वांटिटी कितनी रही होगी? X + Y. ठीक है, अब उसने ये कहा कि बॉटल एट द एंड ऑफ द कंसंट्रेशन एट द एंड हैड द कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क 25%. यानी अब बचा खुचा ये 50%, जब इस रिप्लेस हुए 20% के साथ मिला तब उसमें कितना मिल्क का कंसंट्रेशन हो गया? तब उसमें मिल्क का कंसंट्रेशन हो गया 25%. ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है, छोटे से बड़ा एक एरो ऐसे खींचा, एक एरो ऐसे खींचा. ये 50 - 25 कितना हो गया? 25 हो गया. ये 25 - 20 कितना हो गया? 5 हो गया. रेशियो कितना निकल के आया? 5:25 यानी 1:5. 1:5 का रेशियो निकल के आया. ठीक है, पूछा क्या है उसने? हाउ मच % ऑफ द मिल्क बॉटल हैज द मिल्कमैन रिप्लेस्ड? कितने % ऑफ द मिल्क बॉटल मिल्कमैन ने रिप्लेस की?
मिल्कमैन ने कितना परसेंट बॉटल को रिप्लेस किया। आप सोचिए कि पहले टोटल बॉटल कितनी थी, x प्लस वाई थी, टोटल बॉटल थी x प्लस वाई, ठीक है। तो यानी टोटल कितना था 1 प्लस 5, नीचे लिख दिया 6, ठीक है। और उसने पूछा है कि कितने को रिप्लेस किया, यानी उसने निकाला कितने से उसने। तो निकालने के बाद जो क्वांटिटी बची थी वो थी x, निकाला कितना था, निकाला तो उसने 5 था ना, और 5 किससे रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे 5/6, यानी उसने इतना रिप्लेस किया था, इतना प्रोपोर्शन यानी इतना फ्रैक्शन रिप्लेस किया था। तो अगर इतना फ्रैक्शन उसने रिप्लेस किया था, नीचे टोटल क्वांटिटी है ये वो रिप्लेस कर रहा है, तो इसका परसेंटेज इक्विवेलेंट क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और आपको पता है कि 5/6 का परसेंटेज इक्विवेलेंट होता है 83.33%। आपका आंसर हो जाएगा 83.33%। So friends, what is happening in this? There's a milk bottle, and obviously at the start, so a milkman is taking out some milk out of it. So obviously, originally the concentration of milk in it is 50%. Now if he takes some milk out of it, some milk would be remaining. I suppose that remaining milk to be x liters. And I suppose that the amount of milk that he has taken out is y liters. Now he is going to put this y liters back into the bottle, and obviously the milk that he is putting back, it has a concentration of 20%. So this y liter that is being replaced and being put back into that bottle has a concentration of 20%. And when both of these mixtures meet, finally they mix, finally we get a mixture of concentration of 25% in the bottle. So obviously this 50, 28, 25, so smaller to bigger, smaller to bigger. So this will be 50 minus 25, 25, 25 minus 25. So 5 to 25 becomes 1:5. Okay. That means after taking out the milk, the proportion remaining was 1, and proportion that was brought in the bottle was 5, obviously. Now it is being said how much percent of the milk bottle had the milkman replaced. So obviously, what was the total capacity, how much milk was filled in it, it was x plus y. So x plus y total proportion will be 1 plus 5, 6 written at the bottom. And how much had he replaced? It is asking what much percent of the milk bottle has been the milkman. How much percent of the milk bottle had the milkman replaced? He has replaced this y. This x was the remaining quantity. Y he has replaced. What is y denoted by 5? So this will be 5/6. This is the fraction which is being replaced. This is the fraction which is being replaced. And in order to change this fraction into percentage, I have to multiply it by 100. My answer is 5/6 into 100. And I know the percentage equivalent of 5/6 is 83.33%. This I have already told you in my percentages lecture. So this becomes the solution of question number 8. Now we'll move to solution of question number 9. Two containers contain a mixture of wine and water. In the first container, the ratio of wine is to water is 8:3. Wine is to water. This Wi denotes wine, Wi denotes water. And in the second container, the ratio of 5:1. ये फर्स्ट, second. A 35 liter cask is filled from these containers so as to contain a mixture of wine and water in the ratio 4:1. How many liters are taken from the first container? क्या बोल रहा है भाई, ये 8/3 wine to water का रेशियो था पहले में, दूसरे कंटेनर में ये आपका wine to water का रेशियो था 5:1. यहाँ मैं WI नहीं लिख रहा हूँ, अंडरस्टूड है, ठीक है। इन दोनों से जब आपने तीसरा एक कास्क भरा 35 लीटर का, तो 35 लीटर का कास्क पूरा भर गया, ठीक है। अब उससे पूछा गया है उस 35 लीटर के कास्क में पहले कंटेनर यानी इससे कितना लीटर पानी आया, ये पूछा गया, यानी उस 35 लीटर में से इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। और फाइनली जो आपका वाइन टू वाटर का रेशियो बना है फाइनली वो है 4:1। इतनी इंफॉर्मेशन मुझे दे रखी है, तो अब हम किसके बेसिस पर सॉल्व करें। अभी तक तो मिल्क टू वाटर था, तो मिल्क के बेसिस सॉल्व करा था, अब मैं वाटर के बेसिस पे सॉल्व करता हूँ। तो वाटर का यहाँ पे फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होगा, 3/3 + 8, तो हो जाएगा 3/11, ठीक है। यहाँ पे ये भी वाइन है, यहाँ पे भी वाटर है। वाटर का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/1 + 5, तो हो जाएगा 1/6। और ऑब्वियसली यहाँ पे वाइन टू वाटर है, ये वाटर रेशियो क्या हो जाएगा 1/1 + 4 यानी 1/5। ये 20% है, ये 16.66% है, ठीक है। और ये 20% से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। अब एक काम करो, ठीक है, या तो यार एक काम करो कि अब इनके डिनोमिनेटर्स को नॉर्मलाइज करते हैं हम लोग। 11, 6 और 5 का न्यूमरेटर, सॉरी
ऐसे निकालो तो 330 आएगा, मल्टीप्लाई करो, वो थोड़ा तामझाम वाला काम लग रहा है मुझे, तो मैं काम करता हूँ सीधे ही माइनस कर देता हूँ, देखता हूँ ज़्यादा कैलकुलेशन शायद ना हो। तो ये जाएगा 1/5 माइनस 1/6, और यहाँ हो जाएगा 3/11 माइनस 1/5। इसको कैलकुलेट करते हैं, ये कितना है, ये हो जाएगा नीचे 30, और 5 से 30, और 6 5 1/30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा नीचे लिख दिया 55, 11 5 से 55, और 5 यहाँ पे क्या है 3/11 है, तो 5 3 से 15, और 15 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 4/55। ठीक है, तो ये 1/30, ये दोनों मिक्सचर्स का जो रेशियो निकल के आया है वो निकल के आया 1/30 इज टू 4/55, यानी मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 का रेशियो निकल गया 1/30 इज टू 4/55। अब एक काम करो, 30 और 55 का आप ले लो एलसीएम, ठीक है, और 30 और 55 का एलसीएम लेने के बाद आप वैल्यू को निकालो, या फिर सीधा सीधा करो, ठीक है, सीधा सीधा क्या करो 55 को इधर मल्टीप्लाई करो, 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा 55 इज टू 120। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी रेशियो सॉल्व किया जाता है, 1/30 इज टू 4/55, तो 55 को इधर मल्टीप्लाई करो, 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो उससे भी वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि 30 और 55 का एलसीएम ले लो, उससे भी वैल्यू आ जाएगी। एलसीएम लोगे तो आपका क्या हो जाएगा 330 एलसीएम हो जाएगा, तो 330 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 11, और 330 से इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 24, और 11:24 ही 55:120 है, यानी ये 11 हो गया, तो ये 24 हो गया। यानी इन दोनों का जो लीटर का जो रेशियो है पानी का वो है 11:24, और ये 11:24 के रेशियो में जब पानी जुड़ रहा है तो फाइनल कास्ट में जो पानी बन रहा है वो बन रहा है 35 लीटर। ठीक है, तो अब इस 35 लीटर को बांटना है 11:24 के रेशियो में, तो बहुत आसान है, ये 11 लीटर हो गया, 24 लीटर हो गया, यानी पहले कास्ट से कितना आया, पहले कास्ट से आया 11 लीटर पानी, दूसरे कास्ट से कितना आया, दूसरे कास्ट से आया 24 लीटर पानी। जो भी पूछा हुआ आंसर दे दे, हमसे 11 लीटर पूछ रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा 11 लीटर, यानी पहली कास्ट से कितना पानी आया है 11 लीटर। Friends, what is happening in this question? It is being told to me that there are two mixtures, first mixture and second mixture. In the first mixture, the ratio of wine to water is 8:3, and in the second mixture, the ratio of wine to water is 5:1. And finally, by mixing both the mixes, I get the ratio of wine to water is 4:1. Okay. Now, obviously, till now in milk is to water, I was taking the fraction percentage of milk. Now I'm taking the fraction percentage of water. So water becomes 3/11. Here the water becomes 1/6, and finally the water is becoming 1/5. Solving it, I got it as 1/30 is to 1 by is a 4/55. Now what I can do? Either I can take the LCM of 30 and 55, it will be 330, and multiply 1/30 by 330, so it will become 11, and 4/55 by 330, so it will become 24. So the ratio comes out to 11/24. Or there is one more method of solving. In order to normalize 1/30 is to 4/55, cross multiply it. Multiply 30 by 4 and 55 by 1. So it will become 55 is to 120. Cancel it by 5, it will become 11 is to 24. Again, the answer is same, 11 is to 24. So the amount of water in the first container to the second container comes in the ratio of 11 is to 24. And the total water by mixing both of them is becoming 25 liters. So obviously, this 35 liters have been filled from the contribution of first and second. Okay, it is not important that the cask is getting filled. Even if 35 liters of water is there, that in that 35 would have been formed by 11 parts of this and 24 parts of this. So easily I can get to know that from the first container 11 liters of water is coming, and from the second container 24 liters of water is coming, and it is being asked to me how much water is coming from the first container. So my answer becomes 11 liters. Okay friends, now coming on to question number 10. Okay, in this question number 10, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको थोड़ा पढ़ने में बड़ा सा लगेगा, मुश्किल सा लगेगा, पर ये उतना मुश्किल है नहीं, क्योंकि इस तरीके के सवाल मैं 3-4 देख चुका हूँ आपके साथ। तो क्वेश्चन नंबर 10 को भी जल्दी से निपटाते हैं। ईच ऑफ द टू वेसल्स V1 एंड V2, मैं अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। इस स्पीड को बढ़ाने का रीज़न ये है क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी मैथ्स को ख़त्म करना है, क्योंकि मेरा एक और असाइनमेंट है। तो मैं अगर ज़्यादा दिन आराम से पढ़ाऊंगा तो ये सब पूरा छूट जाएगा। बाकी बाद की जो वीडियोस हैं सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद वो मैं इस बेसिस पे कंप्लीट करूँगा कि इन वीडियोस की डिमांड अच्छी है, आपको वीडियो समझ में आ रही है, पसंद आ रही है तो मैं और अपलोड करूँगा, नहीं आ रही तो कोई मतलब ही नहीं अपलोड करने का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10, each of the vessels, two vessels V1 and V2 has 20 liters of a solution of milk and water. V1 has 10% water
and certain quantity of water is added to it so as to raise the percentage of water to 25%. ठीक है, V2 has milk and water in the ratio 3:2 and a certain quantity of water is added to it so as to reverse this ratio. What is the difference between the quantity of water added to V1 and that to V2 and added to V2? ठीक है, तो V1 में कुछ पानी मिलाया जा रहा है, V2 में कुछ पानी मिलाया जा रहा है, जो रिस्पेक्टिव पानी मिलाया जा रहा है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। सवाल पढ़ने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बहुत आसान। दोनों वेसल्स के लिए अलग अलग अप्रोच करेंगे सवाल को, ठीक है। यहाँ V2 वेसल, यहाँ V1 वेसल, ठीक है। अब V1 वेसल में 20 लीटर मिल्क इज टू वाटर, 20 लीटर मिल्क इज टू वाटर, यहाँ पे भी 20 लीटर मिल्क इज टू वाटर। कितना है अभी हमें आइडिया नहीं है। क्या बोल रहा है, V1 में 10% वाटर है, V1 में 10% वाटर है, तो 20 का 10% कितना हो जाएगा 2, तो मिल्क कितना हो जाएगा 18 लीटर, ठीक है। और V2 में मिल्क है वाटर 3:2 के रेशियो में, तो अगर ये 3:2 है तो इसको बांट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 लीटर मिल्क हो जाएगा, 8 लीटर पानी हो जाएगा 20 में से, ठीक है। तो एग्जैक्ट मिल्क और वाटर हमें दोनों वेसल से पता चल गया है। अब उसने बोला गया है कि V1 के पास 10% वाटर है, लेकिन अगर उसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर को जोड़ दिया जाए V1 वेसल में, तो जो वाटर का परसेंटेज है वो बढ़ के 25% हो जाता है, ठीक है। यानी हमने इसमें कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर जोड़ दिया है और उसको जोड़ने की वजह से जो पानी का परसेंटेज है वो बढ़ गया है आपका 10% से 25% पहुंच गया है। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें जो वाटर जोड़ा गया है, कितने लीटर्स जोड़ा गया है, W1 लीटर्स जोड़ा गया है। वाटर जोड़ा गया है तो मैं W1 से कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले वाटर था 2, अब कितना हो गया 2 + W1, ठीक है। अब वाटर का परसेंटेज कितना हो गया है 25%, लेकिन टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल सॉल्यूशन 20 था और उस टोटल सॉल्यूशन में भी W1 जोड़ा है, तो टोटल सॉल्यूशन अब कितना हो जाएगा 20 + W1। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 25% के, ठीक है। 25% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट क्या होता है 25/100, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 8 + 4W1 = 20 + W1, W1 इधर ले आई तो 3W1 = 20 - 8 बराबर हो जाएगा 12, तो W1 हो जाएगा 4। यानी कितना वाटर जोड़ा आपने 4 लीटर, ठीक है। उसके बाद आते हैं V2, ठीक है। वेसल 2 में 20 लीटर पानी, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो 3:2, यानी मिल्क हो गया 12 लीटर, वाटर हो गया 8 लीटर। अब इसमें कुछ दे रखा है कि यार कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर को जोड़ा जिसकी वजह से रेशियो ही रिवर्स हो गया, तो मान लेते हैं यहाँ जो वाटर जोड़ा गया है वो W2 है, तो अब वाटर यहाँ क्या हो गया 8 + W2, ठीक है। 8 + W2 हो गया, लेकिन मिल्क कितना है, मिल्क तो अभी भी 12 है, ठीक है। और ऐसा करने की वजह से हुआ ये कि जो आपका रेशियो था, रेशियो बदल गया। तो पहले मिल्क इज टू वाटर था 3:2, ठीक है। तो अब मिल्क इज टू वाटर क्या हो जाएगा 2:3, ठीक है। 2:3 हो गया, यानी वाटर का इक्विवेलेंट क्या हो गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व करिए 6, तो W2 कितना निकल के आ जाएगा 6 × 3 18 - 8 10, तो W2 यानी इसमें कितना पानी जोड़ा 10 लीटर, इसमें कितना पानी डोला 6 लीटर। यही तो डिफरेंस मुझसे पूछ रहा है, W2 - W1, तो ये जाएगा 10 - 4 6 लीटर। दोनों में कितना डिफरेंस है 6 लीटर का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स व्हाट इज हैपनिंग हियर, 2 cases have been given to me, vessel 1 and vessel 2. Obviously in vessel 1 20 liters of water is there, in vessel 2 20 liters of water is there. The ratio of milk is to water in first is it will come out as 10% of water is there, so the water is 2 liter, so the milk will be 18 liter. Okay, now if I suppose that I have added W1 liters of water to it, then obviously the percentage of water has risen up to 25%. So obviously previously there was 2 liters of water, I suppose W1 liters of water is added, so now water becomes 2 + W1, and obviously the total solution also increases by W1, so the total solution previously was 20, now it will become 20 + W1, and this fraction equivalent will be equals to 25%. Fraction equivalent of 25% is 25/100, that is 1/4, so I equate it to 1/4 and I got the value of W - 4, that is 4 liter of water has to be added. Similarly, in the second equation, the ratio of milk is to water is 3:2. Total solution of 20 liter, so obviously milk will come out as 12 liters and water will come out as 8 liters. Now obviously, if I suppose that W2 liters of water is added to it, so the water will become 8 + W2, but milk is again 12 only, and the ratio reverses. Now water becomes 3, milk becomes 2, so this will becomes equals to 3/2. Solving it, I will get the value of W2 is 10 liters. This 10 liters is the water added in the second case, and the difference of the water added in both the cases will be 10 - 4, 6 liter. My answer becomes 6 liters.
सो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको मिक्सचर्स में और एलिगेशंस का जो एप्लीकेशन है वो बताया है। अब एक आखिरी एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स का है ये। इसमें कुछ इस तरीके का सवाल आपके पास आएगा कि मान लीजिए आपके पास m लीटर्स ऑफ मिल्क है, ठीक है। अब इस m लीटर्स ऑफ मिल्क में आपने मान लीजिए 10% मिल्क निकाल लिया और उसकी जगह आपने पानी डाल दिया, ठीक है। तो अब 10% मिल्क निकाल दिया, पानी डाल दिया, तो ऑब्वियस बात है पहले अगर m लीटर्स मिल्क था तो अब मिल्क कितना बचेगा, m-10 लीटर्स, और पानी कितना हो जाएगा, 10 लीटर। सिमिलरली अगर एक ऐसा ही और एप्लीकेशन किया गया और मान लीजिए 10 लीटर और निकाल लिया गया, तो अब क्या है कि अब वो पूरा पूरा 10 लीटर मिल्क नहीं होगा, क्योंकि अब जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है वो पूरा मिल्क नहीं है, उसमें m-10 लीटर्स मिल्क है, 10 लीटर्स पानी है, ठीक है। तो अब प्रोपोर्शन चेंज होता जाएगा। तो इस तरीके के जो सवाल होते हैं कि 1 लीटर ऑफ मिल्क से इतना लीटर निकाला गया, फिर उसमें इतना लीटर डाल दिया गया, फिर इतना निकाला गया, फिर इतना डाला गया, इस तरीके के सवालों को आपको कैसे अप्रोच करना है आपको ये समझना पड़ेगा। तो मान लीजिए m लीटर्स ऑफ मिल्क लिखा हुआ है और दो चीज़ों से कहा जाएगा, या तो वो आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएगा कि 10 लीटर पानी निकाला गया, या फिर वो आपको ये बताएगा कि कितना परसेंटेज पानी निकाला गया, या फिर आपको ये बताएगा कि कितना फ्रैक्शन पानी निकाला गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सवाल 3 तरीके होंगे। या तो वो आपको ये बताएगा कि कितना लीटर पानी निकाला या मिल्क निकाला, जो भी सॉल्यूशन के हिसाब से है, कितना लीटर मिल्क निकाल के पानी डाला, वाइन निकाल के पानी डाला, पानी निकाल के मिल्क डाला, वो तो क्वेश्चन के हिसाब से। तो कितना लीटर निकाला गया तो एग्जैक्ट क्वांटिटी बताएगा, या वो बताएगा कि कितने परसेंटेज ऑफ द क्वांटिटी निकाला गया, या फिर वो बताएगा कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द क्वांटिटी निकाला गया, ठीक है। तो इसका एक फॉर्म बनता है। मान लीजिए इनिशियली अगर परसेंटेज, अगर एग्जैक्ट क्वांटिटी के टर्म्स में देख रहे हैं, तो मान लीजिए m पहले मिल्क कितना, पहले m लीटर्स है, ठीक है। इसमें से एक बार निकालने के बाद मान लीजिए 1 माइनस, ठीक है। यहां पे आप क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन रिमूव्ड। एक ऑपरेशन के बाद ये किसके बराबर होगा, ये बराबर हो जाएगा 1 माइनस, मान लीजिए 10 लीटर्स निकाला गया, ठीक है। तो ये 10 लीटर m लीटर से कितना फ्रैक्शन होगा, 1 माइनस 10 बाई m, ठीक है। और अगर इस 10 बाई m को आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा, परसेंटेज इक्विवेलेंट बन जाएगा, ठीक है। तो अब 10 लीटर निकाला गया तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, 1 माइनस 10 बाई m। मान लीजिए अगर वो कहता, मान लीजिए कि अगर वो कहता कि कि इतना फ्रैक्शन निकाला गया, ठीक है। कि मान लीजिए 1/3 ऑफ द मिल्क निकाल लिया गया, तो 1/3 ऑफ द मिल्क निकाल लिया गया तो सीधे सीधे आप उसमें लिख देते 1 इंटू 1 माइनस 1/3, ठीक है। मान लीजिए वो बोल देता कि 10% ऑफ द मिल्क निकाल लिया गया, मान लीजिए वो बोलता 1/3 निकाला गया तो इतना लिख देते। अगर बोलता 10% ऑफ द मिल्क निकाल लिया गया तो फिर आप क्या लिखते, m 1 माइनस 10/100। ये 10/100 क्या है, 10% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, जो कि क्या हो जाता है 1 माइनस 1/10। तो आप समझ रहे हैं ना, फ्रैक्शन रिमूव्ड, यहां पे 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड आएगा। यानी कि फ्रैक्शन रिमूव्ड अगर आपको एग्जैक्ट लीटर में दे रखा है तो फ्रैक्शन, यानी कि ये बता रखा है कि एग्जैक्ट लीटर में कितना निकला, तो फ्रैक्शन रिमूव्ड कैसे निकाल लोगे, 10 अपॉन टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ये 10 क्या है, निकाला गया जितना, ठीक है। फिर अगर उसने बोला कि इतना पार्ट 1/3 या 1/2 निकाल लिया गया तो फिर सीधे 1 माइनस 1/3, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, फ्रैक्शन रिमूव। और अगर आपने उससे बोल दिया कि 10% निकाल लिया गया तो 10% का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आप जानते हैं, बता चुका हूँ, आप 10 को 100 से डिवाइड कर दो तो आपको फ्रैक्शन इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी 1 माइनस 1/10 निकाला गया। यानी 10 यहाँ पे क्या फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, 10/100 यानी 1/10। तो इन 3 तरीके से आपके साथ सवाल आ जाए। और उसमें यह हो सकता है कि एक बार ऑपरेशन हुआ, फिर 2 बार ऑपरेशन हुआ, फिर 3 बार ऑपरेशन हुआ। क्वेश्चन में ऐसा ही होगा कि एक बार 10 लीटर निकाला, फिर एक बार और 10 लीटर निकाला, फिर और 10 लीटर निकाला। तो यहाँ पे जितनी बार प्रोसेस हो रहा है उतनी बार आप इस ब्रैकेट को आगे मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, ठीक है। एक बार प्रोसेस हो तो 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव, एक बार मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में। एक बार 2 बार प्रोसेस हुआ तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई करोगे, 3 बार हुआ एक बार और मल्टीप्लाई करोगे, 4 बार एक बार और, 5 बार एक बार और, जितनी बार प्रोसेस होगा उतनी बार ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा। ये एक चीज आपको पता चली। दूसरी चीज, ठीक है, इस ब्रैकेट के बाहर क्या हो सकता है। अगर बात हो रही है टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपको दिया हो तो हो जाएगा m, ठीक है। यानी पहले मैंने आपको बताया कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क था m लीटर्स। मान लीजिए कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसने नहीं बताया है और उसने आपसे पूछा कि
अगर 10 लीटर ऑफ मिल्क मैं निकालता रहता हूँ, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपको नहीं बता रखा है, ठीक है, तो उसमें आप ये कैसे पता करेंगे कि भाई बाद में कितना लीटर्स ऑफ मिल्क बचा। और अगर उसने पूछा कि परसेंटेज में बताइए कि कितना लीटर्स ऑफ मिल्क बचा, ठीक है, तो जब बात परसेंटेज की आ जाती है यार, तब टोटल क्वांटिटी से हमको मतलब नहीं होता। कि मान लीजिए कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी, आपने पूछा मुझसे कि मैं आपकी क्वांटिटी से इतना इतना निकालता जा रहा हूं और आपके पास आखिर में कितना परसेंटेज बचा। लेकिन यहां पे उसने क्या बोला है कि मैंने यहां पे बोला कि 10 लीटर मिल्क निकाला। तो अब 10 लीटर मेरी टोटल क्वांटिटी का कितना है ये पता करने के लिए तो मुझे अपनी क्वांटिटी पता होनी चाहिए ना। क्वांटिटी तो मुझे पता नहीं है, तो यहां पे सवाल कैसा बनेगा, यहां पे सवाल ये बनेगा कि मान ली वो आपसे सवाल में बोलेगा कि यू हैव सम लीटर्स ऑफ मिल्क, ठीक है, यू टेक 10% ऑफ द मिल्क आउट फर्स्ट, देन यू टेक 10% ऑफ द सोल्यूशन आउट, देन यू टेक 10% ऑफ द सोल्यूशन आउट। तो जब आपको वो टोटल मिल्क की क्वांटिटी नहीं देगा तो ज्यादातर केसेस में आपसे वो बोलेगा कि इतना परसेंट निकल रहा है। तो आपसे पूछेगा कि 3 प्रोसेस के बाद या 2 प्रोसेस के बाद या 4 प्रोसेस के बाद या 1 प्रोसेस के बाद या 10 प्रोसेस के बाद कितना परसेंट मिल्क बचा है। तो जब आपसे परसेंट पूछा है और शुरुआत में बोला कि पूरा पूरा मिल्क है, तो अगर पूरा पूरा मिल्क होगा तो शुरुआत में कितना मिल्क होगा, 100% मिल्क होगा। और अब आप इस m की जगह 100 रख दोगे, क्योंकि पहले तो m थी एग्जैक्ट क्वांटिटी जो कि मुझे पता थी, अब एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता है तो मैं पूरी क्वांटिटी को 100% मान रहा हूं, ठीक है। और अब आप लगा दीजिए, मान लीजिए 10% उसने कहा है तो 1 - 10/100, इसको एक बार सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 90%। अगर उसने कहा दो बार, एक बार 10% निकालते हैं फिर अगली बार 10% सॉल्यूशन और निकालते हैं, तो इसमें आप एक बार 1 - 10/100 और मल्टीप्लाई करोगे और इस तरीके से आप स्टेप को करते चले जाओगे। तो इस तरीके से होता है। लीटर्स दिया है तो कैसे करोगे आपको पता है, परसेंटेज दिया तो आप कैसे करोगे आपको पता है। और अगर यही वो आपसे बोल दे कि कितना फ्रैक्शन ऑफ द मिल्क बचा है, तो जब बात फ्रैक्शन की आती है तो आपको पता है टोटल क्वांटिटी क्या होती है, टोटल क्वांटिटी 1 होती है। तो जब एग्जैक्ट क्वांटिटी दी थी तो m लीटर लिखा था, जब क्वांटिटी नहीं दी थी परसेंटेज में पूछा था तो 100 लिखा था, जब फ्रैक्शन में पूछा तो आप यहाँ 1 लिख दो और उसके बाद भाई कर दो 1 - 10/100। तो ऐसे करोगे तो क्या बचेगा, 9/10 ऑफ द बचा है। एक बार और कर दोगे, सॉरी, तो 9/10 इंटू 9/10 यानी 81/100 बचा हुआ है। समझ रहे हैं ना। एग्जैक्ट क्वांटिटी दी तो ब्रैकेट बाद आप टोटल नंबर ऑफ लीटर्स मिल्क लिख दोगे, नहीं दिए परसेंटेज में पूछा तो 100% लिख दोगे, फ्रैक्शन में पूछा तो 1 लिख दोगे। So friends, what I am telling you, those type of questions in which initially some liters of a milk solution is given. Okay, in that case, it is being said to me that suppose 10 liters of milk is taken out, or 10% of the milk is taken out, or 1/3 of the milk is taken out, or 1/10 of the milk is taken out. So basically, these 3 types of question you are going to encounter. Either it is going to say that this much amount of liters of milk is taken out, either it is going to say that this much percent of liter of milk is taken out, percent of liter is taken out, percent of the mixture is taken out, or it will say that this much amount of the fraction of the mixture is taken out. Now, when the question is something like this much amount of liters of milk is taken out, then generally the amount of liters would be given, total amount of liters. But when it is asking out that this much percentage of the mixture is taken out, then generally the amount of liters would not be given, and you are going to suppose the quantity of the total amount of mixture as 100%. And obviously, when it is saying that 1/2 of the or 1/3 of the is taken out, and how much proportion is remaining at that, in that case you have to assume the total quantity as 1. Okay, so it depends what it is asking. Okay, and you have to manipulate according to the given questions conditions. इसको एग्जैक्ट तरीके से कैसे समझेंगे, समझने के लिए हमको एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन सॉल्विंग से ये चीज एग्जैक्टली समझ में आएगी। हो सकता है अभी आपको ये तिगड़म ना समझ में आए, लेकिन जैसे मैं क्वेश्चन बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में आपको इसी तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, a tank contains 50 liters of water. 5 liters of water is taken out of it and replaced by milk. The process is repeated again. Find the proportion of the milk and water in the resulting mixture. यानी पहले एक बार हुआ और उस बाद प्रोसेस को फिर से रिपीट किया गया, यानी ये प्रोसेस टोटल 2 बार हुआ। ठीक है, अब कितना मिल्क बता रहा है, 50 लीटर ऑफ मिल्क। m की वैल्यू दे रखी है, तो भाई पर ब्रैकेट के बाद आपने 50 लिख दिया। इसमें से 5 लीटर निकाला गया और 50 लीटर पानी है, 50 लीटर पानी में से 5 लीटर पानी निकाल लिया गया और इसमें 5 लीटर मिल्क डाल दिया गया। ठीक है, तो ये पानी लिखा है, तो फाइनल क्वांटिटी जो निकल के आएगी वो पानी की होगी। तो इसमें से कितना निकाला, 5। ठीक है, और फ्रैक्शन लिखने के लिए 5 अपॉन टोटल इन 5/50 यानी फ्रैक्शन रिमूव्ड। तो फ्रैक्शन रिमूव्ड कितना हो गया, 5 निकाला गया है, टोटल कितना है 50। तो 5/50 क्या होगा, फ्रैक्शन रिमूव्ड। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस फ्रैक्शन रिमूव्ड, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। ये एक बार निकालने को हुआ। उसने कहा है
द प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। तो जब प्रोसेस रिपीट किया गया है तो एक बार और। अब आपको यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझनी होगी यार, कि जरूरी नहीं है कि इस तरीके के कंसेप्ट को आप तभी लगाएं जब इनिशियली आपको पूरी की पूरी क्वांटिटी मिल्क दी हो या पूरी की पूरी क्वांटिटी वाटर दी हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे कहा हो कि केवल 80% मिल्क है और उसमें से हम इतना निकाल रहे हैं, तो आप उस केस में इस टोटल मिक्सचर में जो 100% लिख रहे हो यहाँ पे, इसकी जगह आप 80% भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि शुरुआत में 100% मिल्क होगा उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होगा तभी इस तरीके का फॉर्मूला बनेगा। अगर आपसे बोला गया कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 80% मिल्क है तो 80% लिखने के बाद भी आप उस सॉल्यूशन को कर सकते हो। इस तरीके की मेथड को इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते कि कोई और कंडीशन ना दे रखी हो। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन दे रखी, कंसिस्टेंट दे रखी है तो आप यूज कर सकते हैं उसे भी। यानी जरूरी नहीं है कि इनिशियली पूरा मिक्सचर एक ही चीज का हो। ठीक है, दो चीजों का भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दो बार हमने यूज किया, इसको यूज करेंगे तो क्या बनेगा, कुछ सीन ऐसा बनेगा 50, ये 1 - 1/10 है तो 9/10 हो जाएगा, ये भी 9/10 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 2, 81/2, 40.5 लीटर्स वाटर। तो वाटर कितना हो गया 40.5 लीटर। तो ऑब्वियस बात है मिल्क कितना होगा, मिल्क हो जाएगा 50 - 40.5 9.5 लीटर्स। ठीक है, अब उसने पूछा क्या है, फाइंड द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। मिल्क और वाटर का प्रोपोर्शन निकालिए रिजल्टिंग मिक्सचर में। तो रिजल्टिंग मिक्सचर में मिल्क कितना आ रहा है 9.5, ठीक है, वाटर कितना आ रहा है 40.5, इसका प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, काट दीजिए इसको, 5 से काटिए तो 5 × 5 19, 5 × 40 19:81, योर आंसर। So friends, it is being told that in a tank there is 50 liters of water, and from that 5 liters of water is taken out and it is being replaced by milk, and this process is done twice. Okay, so initially I have written the value of total liters of water 50, and this will multiply 1 minus 5 by 50 because 5 liter of the milk is replaced, 5 liter of the water is replaced. So first 1 minus 5 by 50, then again one time more, so 1 minus 5 by 50, 2 times multiplying it, and obviously try to remember that this formula that I have written in 100%. Suppose in the case, in a question it is being told that a solution has 80% of milk and then this removal process is applied, then in that case, in place of this 100 you can also write at 80%. That means this type of formula is not only applicable in those cases in which initially the mixture is of one quantity, it can also be in those cases in which initially the total mixture is not of one quantity and of two quantities. For example, initially it is being told that there is 80% milk mixture and 5 liters is replaced by water, 5 liters is replaced by water, then in this place of 100% you can write 80% and can apply the same process. Okay. Therefore, on this logic only we are multiplying this fraction again and again with the same number. It will take a lot of time to understand. You have to think, you have to manipulate, you have to get deeper into thing. You have to do a lot of hard work, then only you are going to have a grasp on these type of concepts. These are very difficult concepts, they are not at all easy. So 15 to 1 minus 50, 1 minus 5 by 50 to 1 minus 5 by 50, then 15 to 9 by 10 into 9 by 10, I solved, I got 40.5 liters of water, and manipulating I got that from the initial 50 liters of water, now the water left is 40.5 liters, so the remaining will be milk, that will be 50 minus 40.5, that is 9.5 liters milk, 40.5 liters water, so the proportion of milk is to water is 9.5 is to 40.5, which comes out as 19 is to 81. So the proportion of milk is to water comes out as 19 is to 81. Question number 12. Ten liters are drawn from a container full of water and replaced by pure milk. Again 10 liters of solution is drawn up and substituted by pure milk. The container now contains milk and water in the ratio 9 is to 16. What is the capacity of container? पहले जो पानी था, ठीक है, वो पहले जो कंटेनर था वो पूरा पूरा पानी से भरा था, तो मैं मान लेता हूँ कि जो W लीटर पानी से भरा था, टोटल पानी था W लीटर, मैंने मान लिया, ठीक है। अब उसने कहा कि उसमें से 10 लीटर्स पानी विड्रॉ किया गया, ठीक है, और उसके बाद 10 लीटर पानी और विड्रॉ किया, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो फाइनली जो मिक्सचर बना है वो 9:16 है मिल्क इज टू वाटर का, ठीक है, मिल्क इज टू वाटर का मिक्सचर है 9:16। अब पहले मिल्क कितना है, ठीक है, पहले मिल्क है 1, पहले मिल्क है 1, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ W लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मैं कुछ ऐसे लिखूंगा,
1 माइनस 10/W इंटू 1 माइनस 10/W, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो मुझे क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ पे मुझे वो क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है, जो पानी की बची होगी, ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ पे मिल्क इज टू वाटर का जो रेशियो आ रहा है वो 9:16 है, यानी पानी के प्रोपोर्शन में 16 बचा है, मिल्क के प्रोपोर्शन में 9 बचा है। तो क्या करता हूँ कि मुझे इस तरीके से प्रोसीड करना कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मैं मान लेता हूँ कि टोटल क्वांटिटी था 1। अब आपको ये चीज समझ में आएगी, जब मैंने कहा था कि जब प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में आंसर आए तो आप टोटल क्वांटिटी को 1 मानेंगे। यहाँ पे प्रोपोर्शन के रिस्पेक्ट में दे रखा है, आखिरी में क्या दे रखा है, कंटेन मिल्क एंड द वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:16, यानी फाइनली 9:16 आ रहा है। तो मैं इनिशियली कंटेनर को कितना मानूंगा, 1 मानूंगा, ठीक है। मैंने इनिशियली कंटेनर को मान लिया 1। अब इसके बेसिस पे अब मैं करूंगा कि 1 माइनस 10/W इंटू 1 माइनस 10/W, ठीक है। ये क्या है, ये है आपका क्या नाम से बोलते हैं, टोटल क्वांटिटी वाटर की, ठीक है। लेकिन बाद में क्या बताया कि कंटेनर नाउ कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 9:16। तो 9:16 यानी वाटर कितना हो गया, 16 हो गया। तो इस केस में अब आप ये करेंगे कुछ इस टाइप से कि 4/5 1/5, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 16/16 प्लस 9, ठीक है। क्योंकि वाटर का प्रोपोर्शन यहां क्या था, 1 था, ठीक है। लेकिन 2 बार इसमें से 10-10 लीटर निकालने के बाद वाटर का प्रोपोर्शन कितना बचा होगा। अब 1 माइनस 10/W से एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर एक बार और मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया फ्रैक्शन रिमूव लिखा जाएगा यहाँ पे। तो 1 माइनस 10/W इंटू 1 माइनस 10/W, और इसके बाद जो फाइनल क्वांटिटी मिलेगी वो क्या होगी, वो होगी प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। तो प्रोपोर्शन ऑफ वाटर क्या है, मिल्क इज टू वाटर का फाइनल रेशियो क्या बता रहा है, 9:16। तो इसमें वाटर का प्रोपोर्शन कितना हो जाएगा, 16 अपॉन टोटल क्वांटिटी, यानी 16/16 प्लस 9, यानी ये हो जाएगा 16/25, ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको पता चलेगा कि 1 माइनस 10/W का होल स्क्वायर बराबर 16/25, ठीक है। तो 1 माइनस 10/W कितना निकल आएगा, 4/5। तो इसके लिए 10/W निकल आएगा 1 माइनस 4/5, यानी 1/5, यानी W कितना निकल के आएगा, 50। W क्या निकल के आ गया, 50। और मैंने इनिशियल टोटल क्वांटिटी क्या मानी थी, W ही तो मानी थी। तो आपका आंसर क्या आ गया, W इज इक्वल टू 50, यानी इस कंटेनर की जो कैपेसिटी निकल के आ गई वो आपकी 50 लीटर्स। आपको समझ में आया फ्रेंड्स मैंने किया क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको चीजों को समझना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, ये चीजें इतनी आसान नहीं है, ठीक है। क्या किया है मैंने, मैं आपको फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने मान लिया इनिशियली कि जो टोटल कैपेसिटी थी उस कंटेनर की, किसी कंटेनर की बात हो रही है, वो W थी, ठीक है। अब उसमें से आपने 2 ऑपरेशन लगाया, 1 माइनस 10/W इंटू 1 माइनस 10/W। ये क्या है भाई, टोटल क्वांटिटी रिमूव्ड अपॉन टोटल क्वांटिटी रिमूव्ड अपॉन टोटल क्वांटिटी, यानी फ्रैक्शन रिमूव्ड, वो मैंने बताया था। अब इसके राइट में क्या लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एंड में जो क्वांटिटी मुझे दे रखी है वो रेशियो के फॉर्म में दे रखी है, प्रोपोर्शन के फॉर्म में दे रखी है, एग्जैक्ट लीटर में नहीं दे रखी है। तो इस फॉर्मूले को लगाने में मैंने थोड़ा डरा, तो मैंने कहा जब फ्रैक्शन की बात आती है तब आप 1 मान लो टोटल क्वांटिटी, तो मैंने टोटल क्वांटिटी 1 मान ली है, ठीक है। और मैंने वैसे जो कैपेसिटी थी टैंक की वो W मान ली। तो यहाँ 1 माइनस 10/W लिखा, 10/W क्या है, फ्रैक्शन रिमूव्ड, ठीक है। W को किसी ना किसी तरीके से तो लाना ही है, क्योंकि वैल्यू तो मुझे W की कैलकुलेट करनी है। और ये कितना ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा फाइनल प्रोपोर्शन ऑफ वाटर इन द वाटर, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर अपॉन टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है, मिल्क इज टू वाटर दे रखा है 9:16। तो प्रोपोर्शन ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, 16/16 प्लस 9, यानी 16/25, यानी ये किसके बराबर हो जाएगा, 16/25 के। अब ये 1 माइनस 10/W का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16/25। तो 1 माइनस 10/W क्या हो जाएगा, 4/5। तो 10/W क्या हो जाएगा, 1/5। तो W कितना निकल के आ जाएगा, 50 liters। So friends, what I have done, when I suppose the total quantity to be 1 multiplied by 1 minus 10/W into 1 minus 10/W, I got the proportion as 16/25, which is given to me in the question. So by solving this, I got 1 minus 10/W whole square is equals to 16/25. So I got 1 minus 10/W is equals to 4/5. 10/W is equals to 1/5. So I got the value of W as 50 liters. Okay.
फ्रेंड्स, सो दिस इज द वे ऑफ सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, जब एंड में रेशियो के टर्म्स में आंसर दे रखा हो, प्रोपोर्शनल टर्म्स में दे रखा हो, सीधी सी एक बात करिए कि आप वहां पे टोटल क्वांटिटी को 1 मान लीजिए, जो मैंने यहाँ माना है, और इस तरीके से आपको कंडीशंस को क्वेश्चन में सब मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगला, 60 liters of spirit is drawn from 600 liters of spirit and replaced with water। ठीक है, फिर 60 liters of mixture is then drawn and replaced with water and this process is repeated once again। Find the present quantity of spirit in the mixture। ये तो बहुत ही आसान सवाल है यार, अब तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला आपको दिख रहा है। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम होता है, बैंक पीओ के जो एग्जाम होते हैं, उसमें ऐसे सीधे सीधे सवाल पूछते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला के बेसिस पे निकलते हैं। कैट का जो एग्जाम होता है वो सवाल को बहुत घुमाता है। ठीक है, तो वो सवाल को घुमाना देखने के लिए आपको पहले उसके कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा, और कंसेप्ट को पकड़ने के लिए इस तरीके के सवाल पे आपकी कमांड होनी चाहिए, तब जाके आप इससे हायर लेवल के सवालों को कर पाएंगे। अभी क्या है कि मैं इतने छोटे क्या मतलब इतने कम एग्जाम्पल्स आपको बता पा रहा हूँ कि मैं इस टॉपिक को सिर्फ बेसिक्स और हल्का फुल्का एग्जाम्पल ही आपको बता सकता हूँ। अभी मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड नहीं किया, आई होप कि मैं आगे करूँ। ठीक है, डिपेंड करेगा मेरे पास टाइम है कि नहीं और डिमांड कितनी है। ठीक है, बट फिर भी जितना भी बता रहा हूँ मुझे लगता है कि वो आपके यूजफुल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, 600 लीटर स्पिरिट है। ठीक है, अब उसने बोला गया है कि इसमें से पहले 60 लीटर स्पिरिट निकाली गई। ठीक है, तो 60 लीटर स्पिरिट निकाली गई और उसके बाद उसको किससे रिप्लेस किया गया, वाटर से। तो एक के बाद 1 माइनस क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रिमूव, तो फ्रैक्शन रिमूव क्या हो जाएगा, 60/600 एक बार। ठीक है, फिर उसने कहा एक बार इस प्रोसेस को और किया गया तो 1 माइनस 60/100 600, और एक बार और किया गया तो 1 माइनस 60/600, 3 बार किया गया टोटल इस प्रोसेस को। क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ लीजिए, तो जाएगा 600 1 माइनस, सॉल्व करिए 1/10, फिर अगेन 1 माइनस 1/10 1 माइनस 1/10, इसको सॉल्व करिए तो 600 इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10, 10 कट गया, ये 10 कट गया। ठीक है, अब क्या बचेगा आपके सामने, 9 is 81, 81 9 is 729 इंटू 6/10, मल्टीप्लाई करिए, 6 9 is 54, 5 6 2 12 17, 6 7 is 42, 437/10, कितना निकल के आ गया, 437.4 लीटर्स। यानी एंड में कितना स्पिरिट बचा होगा, 437.4 लीटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, so friends, what is happening in this question? It has been told to me that initially I had 600 liters of spirit, and from this 600 liters of spirit, first 60 liters of spirit is taken out and then replaced with water, then again 60 liters of the mixture is taken out, replaced with water, then again 60 liters of the mixture is taken out and replaced with water. I will again read the question in front of you. 60 liters of spirit is drawn from 600 liters of spirit and replaced with water. 60 liters of the mixture is drawn and replaced with water, and this process is repeated once again. So totally I can understand that the process is happening 3 times, and every time 60% of the 60 liters of the mixture is removed, that is 10% of the mixture is removed, that is 1/10 of the mixture is removed. So the formula will be something like this, 600, that is total mixture, into 1 minus fraction removed, 1 minus total quantity removed upon total quantity in one bracket, then again 1 minus quantity upon total quantity in one bracket, 1 minus quantity upon total quantity in one bracket. I am really sorry if I am not writing the figures in a proper manner. So 1 minus 60/100 will be 1 minus 1/10, 1 minus 1/10, 1 minus 1/10, 3 times. This will go out as 1 minus 1/10 is 9/10. So 600 into 9/10, 9/10, 9/10. 10 gets cancelled out by 100. So 6 into 9 into 9 into 9/10. 9 into 9 into 9 is 81 into 9, 729. So 6 into 729/10, 729. This 6 into 729 will be 4374/10. It will come out as 437.4 meters. My answer becomes that finally, after these 3 processes, the amount of spirit remaining is 437.4 liters. तो फ्रेंड्स, लगभग 13 क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने इससे पहले मैंने लगभग 11 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आई होप कि थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको इस चीज़ का लगा होगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो पूछिए, कोई नया क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो पूछिए ब्लॉग पेज पे, मैं हूँ आपको जवाब देने के लिए। तो फ्रेंड्स, till now I have told you 13 questions in this mixtures and solutions topic and 11 questions in general alligations topic. I have tried my best to understand you the interlinkages between vector divergences and alligations and how to apply this concept of alligation in different questions. I have also told you that alligations as a concept is not going to help you in every this type of question. You have to choose that type of question in which the alligation should be applied, and those type of questions which should be directly solved by the method of vector divergences. This is on your basis, on your practice. और
बाकी तो जो आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, एनी डाउट्स विच यू हैव यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोग्रेशंस के बारे में। द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप विद प्रोग्रेशंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फिर जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फिर हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये सब देखेंगे, उन पर सवाल करेंगे और कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी अपनी पूरी मैथ्स खत्म करी जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर्षित द्विवेदी साइनिंग ऑफ।